नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आर्यन कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपरों की श्रृंखला में कक्षा 12 विषय भूगोल का मॉडल पेपर है और जिसका पूर्णांक आप जिस तरीके से स्क्रीन पर देख रहे हो 56 है। समय आप जिस तरीके से देख रहे हो 3.25 घंटे हैं और सामान्य निर्देश आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। सामान्य निर्देश जो निर्देश नंबर 4 है, आप उन निर्देशों का एक अवश्य पालन करें और इनका विशेष ध्यान रखें कि प्रश्न क्रमांक को बहुत अच्छी तरीके से लिखें। अगर मान लिया कि एक प्रश्न के अंदर 2-3 क्वेश्चन है और 2 आ रहे हैं, अगला नहीं आ रहा, तो जब भी उनको छोड़कर जाएं और अगली बार उनको करें तो वह प्रश्न क्रमांक लगा करके और फिर ही करें। इनसे जांचने वाला और भी आप लोगों से जैसे आपकी कला को देखकर खुश होगा, आपसे नंबर भी देगा। तो मैं मॉडल पेपरों की जो श्रृंखला लेकर आया हूँ, तो मेरा मॉडल पेपर श्रृंखला लाने का मतलब ये था कि प्रत्येक बालक इस मॉडल पेपरों को पढ़ें और पढ़ने के बाद में अपनी किताबों में भी पढ़ें, मॉडल पेपर भी पढ़ें और सबको पढ़ने के बाद में जब वो परीक्षा हॉल में जाएं तो उनको ये आराम महसूस हो कि हाँ, जो मैंने मॉडल पेपर हम लोगों ने देख रखा है, जिस तरह से मॉडल पेपर मैंने पढ़ा है, उसी तरीका का जो प्रश्न पत्र है वो परीक्षा के अंदर आ रहा है। तो मेरे मकसद के लोग जो मैंने जिस मकसद से आप लोगों को मॉडल पेपर मैंने जो प्रदान कर रहा हूँ, जो आप लोगों को दे रहा हूँ, उसी मकसद मेरा सही साबित हो, इसके लिए मैं भी प्रयास यही करता हूँ कि आपको एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिले। तो मॉडल पेपर जो है, मैं प्रश्न नंबर 1 पर चलता हूँ और आपको प्रत्येक बालक को अच्छी तरीके से मॉडल पेपरों को रिवाइज अच्छी तरीके से उनको पढ़ना है, जिनसे कि उनकी और भी तैयारी बेहतर हो सके। तो जिस तरह का पहला प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, तो ये कौन थे? ये थे ग्रिफिथ टेलर थे। प्रवाह का अपकर्षक कारक है, यानी कि काम के बेहतर अवसर। मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से किस एक कोटि का न्यूनतम राज्य है? यानी मानव विकास सूचकांक के अंदर सबसे जो न्यूनतम राज्य वो छत्तीसगढ़ है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्थानांतरणशील कृषि को लादांग के नाम से किस देश में जाना जाता है? वह है तो नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? जो उसको हम द्वितीय क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं। उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो उनको कहते हैं पंचम क्षेत्र के अंदर। किस देश में रेलमार्ग का जाल सघन घनत्व पाया जाता है? सबसे जो ज़्यादा घनत्व है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। GATT यानी गेट को विश्व व्यापार संगठन में कब रूपांतरित किया गया? तो 8वें के अंदर 6 जनवरी 1995 के अंदर। अगला जो प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय युवा नीति 2014 किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करती है? 9वें के अंदर है कि जो युवा है वो 15 से लेकर के 29 साल तक कोई भी व्यक्ति तो वो युवा है। मुख्य श्रमिक वे है जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करें। कम से कम कितना कार्य करना चाहिए उनको? तो वो 183 दिन अगर वो कार्य करता है तो। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि के अंदर रागी बोई जाती है, ज्वार बोई जाती है, मूंगफली बोई जाती है, लेकिन गन्ना नहीं बोया जाता। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया जाता है? तो ये जो चलाया जाता है अलवर के अंदर। निम्नलिखित में से लोहे अयस्क का प्रकार है, कौन सा इनमें से लोहे अयस्क का प्रकार है? तो इसके अंदर है, जैसे देखो लिग्नाइट कोयले का है, यूरेनियम में अलग होता है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट अभ्रक का है, तो हेमेटाइट इसके अंदर मुख्य माना जाएगा। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है तथा किन किन स्थानों के बीच स्थित है? तो इनका जो उत्तर होगा वो होगा इसके अंदर जो उत्तर होगा वो गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद। मारमागांव पतन किस नदी पर स्थित है? मारमागांव पतन है वो जुआरी नदी के किनारे। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो चलाया जा रहा है वो है नामिम गंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद में हम चलेंगे
जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं। अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में यानी कि किस रूप में देखा है अमर्त्य सेन ने, तो इसके यानी कि देखा है वृद्धि के रूप में। अगला, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां उनको ट्रैक कृषि के नाम से जाना जाता है। क्रियाकलाप में उत्पादन को विनिमय दोनों शामिल होते हैं, यानी कि तृतीय जो होती है, तृतीय प्राथमिक तृतीय आप जिस तरीके से पढ़ते हो। आगे, सर्वाधिक सड़क घनत्व में सबसे अधिक वाहनों की संख्या पाई जाती है अमेरिका के अंदर। पारसिया की खाड़ी पर एक तेल शोधक पतन है, वो पतन कौन सा है? आबादान, यानी कि एबादान। अगला है, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई? 1881 के अंदर। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल में बस्ती का किस प्रकार की बस्तियां वहाँ पर पाई जाती है? तो 7वें नंबर के अंदर परिक्षिप्त, यानी कि परिक्षिप्त जो बस्तियां हैं उस तरह की पाई जाती है। आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित, यानी कि कृषि को किस में माना जाता है? यानी कि सिंचित और बारानी में वर्गीकृत किया जाता है। अगला है, राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के ढांचे को अथवा टाकों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसके अंदर है कि कुंड के नाम से। आगे, विकास एक संकल्पना है बहुआयामी। विकास है क्या? बहुआयामी, यानी कि विकास हर क्षेत्र के अंदर प्रत्येक हिस्सा अगर विकास करता है, बहुआयामी संकल्पना है। अगला, मानव प्राकृतिकरण क्या? मानव प्राकृतिक आदेशों के अनुसार अपने आप ढालना मानव प्राकृतिकरण कहलाता है। प्रवास के कारकों के दो उदाहरण लिखना, यानी कि बेरोजगार है, प्रतिकूल जलवायु है, ये सारी चीजें वो उसके अंदर आती है। अगला है, विकासहीन वृद्धि से क्या तात्पर्य? ऐसी वृद्धि जो सकारात्मक न होकर होने के कारण गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पाती है। प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य किस गतिविधि द्वारा बढ़ाया जाता है? तो यह द्वितीय गतिविधि के द्वारा बढ़ाया जाता है। सघन जनसंख्या वाले देशों का आंतरिक व्यापार अधिक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ क्या होता है कि जो वहाँ कृषि जन्य है, औद्योगिक उत्पाद, इसके अधिकांश भाग स्थानीय बाजार में ही खप जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई के स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई का है वो तालाब माना जाता है। भू निम्नीकरण क्या है? यानी कि स्थायी और अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी होना ही क्या है? भू निम्नीकरण माना जाता है। अब जैसे ये जो खंड ए है वो खत्म हो चुका है और खंड के ए के आप उत्तर जिस तरीके से देख रहे हो, मैंने उत्तर बताने का प्रयास किया है। आप लोगों को अगर और भी ज़्यादा देखना है कि भाई मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो प्रत्येक प्रश्न को, हमारे वीडियो की आवाज़ को कम करके आप प्रश्नों को देखिएगा। उत्तर को आपको वहाँ मनन करना है, जिनसे कि आपकी पढ़ने की, आपकी सोचने की और आपकी और भी ज़्यादा उसमें क्या आएगा? आउटपुट आएगा, जिनसे आपकी बेहतर तरीके से आप लिख पाओगे। अब जिस तरह से खंड ए का आपने उत्तर देख लिया होगा, खंड बे में मैं आपको चलता हूँ कि मानव भूगोल किस प्रकार एक अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव, मैं प्रत्येक जो प्रश्न होगा उनके एक दो लाइन बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको मेरी 2 लाइन सुन करके और जितने भी 4-5 लाइन का उत्तर होता है उनको निकालने का आपको प्रयास 100% करना है। आपको असल बिल्कुल आलस नहीं करना है। इनसे कि आपकी जो मानसिक एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपको याद भी बेहतर होगा। इसीलिए मैं पूरा उत्तर नहीं बता पाता हूँ। अगर पूरा उत्तर बताऊँगा तो आप लोग ये प्रश्न लिखा है उत्तर में बता दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा उनका। अगला है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? कि मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल, विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण, संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों को अध्ययन की प्रधानता दी जाती है। अगला है कि थॉमस माल्थस के जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विचार बताना है। जो थॉमस माल्थस है वो 1978 के अंदर जनसंख्या नियंत्रण संबंधी एक सिद्धांत वो लॉन्च करता है। लोगों की संख्या खाद्य पूर्ति की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ेगी। जनसंख्या में अधिक वृद्धि के परिणाम अकाल, बीमारी, युद्ध द्वारा गिरावट होगी। अगला है आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषता बतानी है। तो आधुनिक निर्माण एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र है। इसमें अत्यधिक विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन
के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। अगला है पंचम क्रियाकलाप क्या है, यानी कि पंचम क्रियाकलाप यानी वे सेवाएं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना और उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग एवं नवीन प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित होती है, उसको पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। गेट के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है कि गेट है वो 1948 के अंदर विश्व की उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के अन्य बाधाओं से मुक्त कराने कुछ देशों द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ ट्रैफिक का गठन किया गया था। 1994 में गेट के सदस्यों द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया है। अगला है सीमांत कृषि और मुख्य श्रमिक कृषि में अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि वे श्रमिक जो एक वर्ष में 183 दिन कम से कम काम करता है वो सीमांत कृषि है, और जो मुख्य कृषि वे कृषि जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। भारत में श्रमिकों का छोटा सा भाग होता है, भारत में श्रमिकों का एक छोटा भाग होते हैं, भारत में श्रमिकों का एक बड़ा भाग होता है, मुख्य श्रमिक बोलते हैं उनको। तो आपको ये विचार करना है। अगला है कि किस नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। कोई भी अगर बहुसंख्यक महानगर मेगा नगर संकुल नगरीय संकुल है तो एक नगरीय संकुल के निम्नलिखित 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। एक है नगर है उनका संलग्न नगरीय बहिर्ब्रद के सहित अथवा रहित 2 अथवा अधिक संस्पर्शी नगर, एक अथवा एक से अधिक संलग्न नगरों को युक्त होता है। अगला 11वां है भारत में संचार प्रणाली की विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। संचार प्रणाली एक नवीनतम प्रणाली है। भारत के अंदर कौन कौन सी प्रणाली है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जिनको इंस्टा बोलते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम जिनको IRS बोलते हैं। पतन और पोताश्रय में 3 अंतर बताना है। पतन और पोताश्रय क्या क्या होता है। जहाँ पर पतन, देखो सबसे पहले पतन का बताता हूँ, उसके बाद में पोताश्रय। जहाँ पर जहाज़ों को सामान चढ़ाने व उतारने की सुविधा होती है उसको पतन कहते हैं। पोताश्रय क्या है, जहाँ पर जहाज लहरों अथवा तूफान से सुरक्षा प्राप्त करते हैं उसको पोताश्रय कहते हैं। पतन का ये प्राय अपने पृष्ठभूमि से रेलों व सड़कों द्वारा जुड़े होते हैं। पोताश्रय एक विशाल क्षेत्र में जहाज़ों के आगमन की सुविधाएं होती है। एक जो अंतर है वो आप लोगों को तैयार करना है। अगला है कि आधुनिक जीवन शैली ध्वनि प्रदूषण हेतु उत्तरदायित्व समझाइए। आधुनिक जो जीवन शैली है वो क्यों उत्तरदायी है। इसका कारण है कि विविध उद्योगों से ध्वनि का उत्सर्जन, मशीनीकृत विनिर्माण तथा तोड़ फोड़ के कार्यों से उत्पन्न ध्वनि, तीव्र चालित मोटर वाहन वायुयान ध्वनि का उत्सर्जन होता है। अगला जो प्रश्न नंबर 14 है, अगला क्वेश्चन है, अब जिस तरह की जो खंड बे खत्म हुआ, खंड बे के उत्तर आपको अच्छी तरीके से देखना है, और प्रत्येक खंड जैसे खत्म होता है उनके बाद में आपको उत्तर आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपको उसको मनन करना, अच्छी तरीके से पढ़ना, और उसके बाद में जो भी मैं जिस खंड के हिसाब से जो उत्तर बता रहा हूँ उस उत्तरों को आपको अच्छी तरीके से देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और उस गलतियों को धीरे धीरे आपको लोगों को सुधारना है। और सुधारने के बाद में आपको जब भी आप बोर्ड की परीक्षाओं में जाओगे तो आपको ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि वास्तव में अगर हमने जो मॉडल पेपर मिलाए हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं। तो जिस तरीके से आप लोग उत्तर देख पा रहे हो तो स्क्रीन को भी आपको, यानी कि वीडियो को एक बार नहीं अगर 2-3 बार आप देख सकते हो, तो वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख करके और फिर आप लोगों को है वो अपने मॉडल पेपरों को भी मिलाना है। एक बार नहीं 2-2 3-3 बार मिलाना है, जिनसे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। अगला जो खंड 6 है वो है कि साइबर स्पेस की उपयोगिता बताना है, या उपग्रह संचार पर आप लोगों को टिप्पणी भी लिखना है। जैसे साइबर स्पेस है वो क्या होते हैं कि इसके बिना शारीरिक संचालन में सूचनाओं का संप्रण प्राप्त किया जा सकता है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हर जगह विद्यमान है। ये किसी भी कार्यालय में, जल पर चलती नौका और उड़ते जहाज़ों में कहीं भी हो सकता है। अगला जैसे ये उपग्रह संचार क्या है कि वर्ष 1970 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण शोध कार्यों में उपग्रह संचार के क्षेत्र में नवीन युग का प्रारंभ हुआ। पृथ्वी पर कक्षा की कृत्रिम उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षण के कारण ग्लोब के उनके दूरस्थ स्थानों को जोड़ दिया गया जहां मानवीय पहुंच असंभव थी। अगला प्रश्न है, मैं आपको पूरा उत्तर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो जहाँ
जैसे जो पार्ट ख़त्म होता है तो उनके बाद में आपको उत्तर मिलने ही वाले हैं, ये आपको पता है। भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित टिप्पणी लिखना है, जैसे लोह अयस्क है, मैगजीन है, भारत में खनिजों का विवरण टिप्पणी है, ये भी आपको। लोह अयस्क क्या है? भारत में एशिया का विशालतम लोह अयस्क भंडार विद्यमान है, जहाँ पर देश के उत्तम गुणवत्तापूर्ण और हेमेटाइट मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे के अयस्क भंडार भी मिले हैं। मैगजीन क्या होता है कि मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर संबंधित इस खनिज का लोह उपयोग लोह मिश्र धातु विनय निर्माण के साथ लोह अयस्क प्रगलन में भी किया जाता है। अगला जो 16 नंबर प्रश्न है कि नियोजन के उपागमों के विषय में लिखना है, या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या भी आप लोगों को करना है। तो प्रश्न नंबर 16 है कि आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं के क्रम और अनुक्रम में विकसित करने की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। ये जैसे खंडीय नियोजन हो सकता है, प्रादेशिक यानी कि नियोजन हो सकता है। और इंदिरा गांधी नहर के बारे में पर्यावरण प्रभाव बताना कि लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने के और कमान के क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में शुरू किए गए विनिर्माण और चारागाह विकास कार्यक्रमों पर भूमि जहाँ हरी भरी हो गई हो, वह वायु अपर्दन, नहरी तंत्र और बालू निष्पक्ष की प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगला जैसे अब आपके खंड जो 6 है उनके उत्तर आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो खंड 6 के उत्तर आपको अच्छी तरीके से देखना है। और उत्तर जहाँ भी मैं एक दो लाइन या 3 लाइन बोलता हूँ, तो उसके आधार पर आप लोगों का पूरा उत्तर निकालने का प्रयास करना है कि हाँ, इस प्रश्न के क्वेश्चन के अंदर ये इनका उत्तर हो सकता है। तो उस उत्तर आप जिस तरीके से देख पा रहे हो। और आपको ये भी बताता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक भी आप लोगों को पहुँचाना है, ताकि प्रत्येक जो पढ़ने वाला जो बालक है, जो बालिकाएं हैं, वो प्रत्येक जो बालक बालिकाएं इनका लाभ उठा सकें। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से इन मॉडल पेपरों को मनन करना है, पढ़ना है, ताकि आपके बेहतर नंबर आ सकें। अगला जो खंड दे है वो है कि प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में अंतर बताना है, या विश्व के विकसित देशों और उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं के मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना भी आप लोगों को करना है। मैं एक दो अंतर बताता हूँ। प्राथमिक गतिविधियाँ क्या होती है? प्राथमिक क्रियाकलाप प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के विकास से संबंधित है। और द्वितीय क्या होती है? द्वितीय क्रियाकलापों का तात्पर्य मनुष्य के कच्चे माल से संसाधित करके नवीन वस्तुओं को परिवर्तन करने से है। मानव प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रत्येक वस्तु उसको प्राप्त करता है, जबकि द्वितीय क्रियाकलापों में उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों में धरातल से प्राप्त पदार्थ कच्चे माल के रूप में भोजन सामग्री बनाने में, वस्त्र बनाने और अन्य उपयोगी सामान बनाने में किया जाता है, जबकि जो द्वितीय है वो क्या करते हैं? उपयोगिता वृद्धि के साथ साथ उनके मूल्य में वृद्धि होती रहती है। विश्व के विकसित देशों के अंतर्गत आधुनिक जो उद्योग है उनके बारे में बताना है कि विश्व के विकसित देशों में आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलापों में परिवर्तनशील प्रवृत्तियों के अंतर्गत उद्योग और अवस्थित उत्तरदायी कार्यों के महत्व को लगातार कमी आती जा रही है। तो ये आपको अच्छी तरीके से इनका उत्तर है वो तैयार करना है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में भू संसाधनों के विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है और इसका निदान कैसे किया जाए, या भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों का लेख भी आप लोग को लिखना है। कि जिस तरह का मैं उत्तर यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि भूमि संसाधन का तात्पर्य कि भूमि उपयोग प्रतिरूप से है। भारत में भूमि का उपयोग प्रतिरूप भौतिक कारकों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ा है, जिससे अनेक प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। तो ये आपको उत्तर और भी अच्छी मैंने 2 लाइन बोली है उनके आधार पर पूरा उत्तर आप लोगों को निकालने का प्रयास करेंगे। उत्तर जैसे प्रत्येक खंड के बाद में उत्तर तो आपको मिल ही रहे हैं, तो इसमें आपको कोई वो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला है कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर एक लेख लिखना है। तो प्रमुख जो खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है, जैसे कि अनाजों के अंदर चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है। ये सबसे ज़्यादा किन स्थानों पर, किन राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, उनकी जलवायु कैसी कैसी होनी चाहिए, वो किस किस जो मौसम है उसके अनुसार उनको उगाया जाता है, ये सारी चीज़ें वो आप लोगों को तय करना है। दालें हैं, चना है, अरहर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला जो अब जो खंड दे के आप उत्तर आप जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो कि जो प्राथमिक और द्वितीय गतियों में अंतर है, वो अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है, इसमें कोई वो नहीं है। अगला अथवा के अंदर भी आपका जैसे वहाँ दे रखा था
कि विश्व के विकसित देशों से संबंधित, वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और मॉडल पेपरों को बहुत शानदार तरीके से मिलाना है। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, और आपको एक चैनल के माध्यम से एक बार, दो दो, तीन तीन बार, पाँच पाँच बार मॉडल पेपर को मिलाए तो 100% आप लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे। यानी कि हमें स्थायी रह करके किसी भी कार्य को करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मान लिया कि आज मैंने इस चैनल से पढ़ा, कल मैंने उस चैनल से पढ़ा, तो आपको कुछ समझ में भी आने वाला नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है खंड ये का, तो विश्व में दिए गए मानचित्र समुद्री पतनों पर उत्तर अंकित करना है। जैसे मेलबोर्न, बम्बई, न्यूयॉर्क, केपटाउन है। अगला प्रश्न है कि भारत, दिए गए भारत के रेखा चित्र मानचित्र निम्नलिखित में से लोहे ऐसे खानों को भी अंकित करना है। जैसे मयूरभंज है, तुमकुर है, दुर्ग है, रत्नागिरी है। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देख पा रहे हो, न्यूयॉर्क देखो यहाँ है, केपटाउन यहाँ है, मेलबोर्न यहाँ है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है। इसके अलावा भारत के जो प्रमुख लोहे ऐसे क्षेत्र है, दुर्ग, ये जो दुर्ग है ये लगभग आपके मयूरभंज पश्चिम बंगाल के अंदर है, ये तुमूरू तमिलनाडु के अंदर, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपके हैं। तो आज आपने बहुत अच्छा जो मॉडल पेपर आप लोगों ने पढ़ा है, इनके लिए और भी बेहतर आप लोगों को तैयारी करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।